हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। सारे बच्चे एक साथ जल्दी आ जाएं। स्टूडेंट्स तेजी से आए आप लोग। आज आप हेलो एल्केन के इस सेकेंड लेक्चर में हमसे जुड़ेंगे। जल्दी जल्दी से आए सभी बच्चों को मेरा गुड इवनिंग। आदर्श पांडे बेटा गुड इवनिंग। सिद्धार्थ कुमार गुड इवनिंग। अतुल सिंह गुड इवनिंग। ऋषि गुड इवनिंग। अतुल सिंह गुड इवनिंग। अजित पास्यत गुड इवनिंग। आदित्य सोनी बेटा गुड इवनिंग। मनोज पाल बेटा नमस्कार। आए बच्चों तेजी से जुड़े हैं। आप लोग हेलो एल्केन की चैप्टर को स्टार्ट किए हैं। नॉमेनक्लेचर से हम लोग जुड़े हैं अभी। आज हम दोनों काम करेंगे। हेलो एल्केन को आगे कंटिन्यू करेंगे। नॉमेनक्लेचर को हमने जो सिखाना शुरू किया है, और आज हम लास्ट में अपने पुराने वाले कन्वर्जन से मास्टर रिएक्शंस को जोड़ते हुए आज से जुड़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और इस कोरोना की महामारी में आपको सभी टीचर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। हमें इस ऑनलाइन से ही जुड़ना होगा ताकि समय बर्बाद ना हो और हम लोग कुछ चीज़ें सीख सकें, समय के अनुसार प्रैक्टिस कर सकें। ये सब हमें तेज़ी से करना होगा। आपको सीखना होगा, कॉन्सेप्ट से सीखना होगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और भी कई क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे जो हमको ज्ञान बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो आप लोग आने में बच्चे देर करते हैं, लापरवाही ना दिखाएं। जल्दी से आए मेरे बच्चों। जानवी श्रीवास्तव गुड इवनिंग बेटा। अभिषेक अग्रहरी गुड इवनिंग बेटा। हाँ बच्चों, बड़े हैं आप लोग, लेकिन अभी पर्याप्त संख्या नहीं हुई जितनी पुरानी क्लासों में थी। मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से आए। हेलो एल्केन का ये सेकेंड लेक्चर है जिसमें हमने नॉमेनक्लेचर से शुरुआत की है। हेलो एल्केन का ये दूसरे नंबर का लेक्चर आप आज डिस्कस करेंगे, जिसमें नॉमेनक्लेचर हमारे इस एनसीईआरटी की बुक ने अपने इस नॉमेनक्लेचर में हेलो एल्केन और हेलो एरीन में दोनों में अच्छी प्रॉब्लम्स दी गई हैं और ये एग्जाम्स में आ भी जाती हैं। तो आपको ध्यान देना होगा। 11th से रिलेटेड है, कुछ 11th का आप रिवाइज करेंगे। मेरे स्टूडेंट्स, 11th में जितना भी कोर्स था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आपको तेज़ी से पढ़ लेना चाहिए। अगर आपके पास घर में भी समय रहता हो पढ़ने के लिए तो उन पर भी ध्यान दे लेना चाहिए। आप लोगों ने 11th लेवल पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी पढ़ी थी। हाइड्रोकार्बन का पूरा सिलेबस दिया गया था आपके यहाँ 11th लेवल पर, और आप विश्वास करो वो पूरा सिलेबस जो हाइड्रोकार्बन में आपने पढ़ा था, चाहे वो प्रिपरेशन हो या उनकी केमिकल रिएक्शंस हो, वो सब यहाँ काम आने वाली हैं और वो सब यहाँ काम आने वाली हैं। अब हम लोग इस ऑनलाइन में
उन सभी चीज़ों को द्वारा नहीं तो नहीं बता पाते हैं, लेकिन जो कनेक्टिंग टॉपिक होते हैं उनको हम लोग द्वारा से भी डिस्कस करने लगते हैं। बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ने के लिए। पुराना नया इन सब को जोड़ते हुए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पकड़ने की एक ग्रिप होती है, वो ग्रिप ढीली नहीं होनी चाहिए। और वो ग्रिप ढीली ना हो, इसके लिए आप पुराना रिवाइज करें, पुराना मेंटेन करें, नया सीखें, समय के अंतराल में कई बार उनको डिस्कस करें। इसी के लिए हमने प्रोसेस जो दिया गया है, जो आपको सिखाता हूँ बीच बीच में, कि आप रिएक्शंस को कन्वर्जन में यूज करना सीखें। जितना अधिक हम कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्जन में आने वाले प्रोडक्ट का जितना अधिक हम नेम लिखेंगे, नेम रिएक्शन का भी बार बार यूज करेंगे, तो मुझे याद रखने में आसानी रहेगी, अलग से तैयार नहीं होना पड़ेगा। माय स्टूडेंट्स, यस बच्चों, वेरी गुड। आज संख्या और अच्छी है आप लोगों की। आप लोग इसी तरह से मेरा सहयोग बनाए रखें। मुझे बहुत अधिक बच्चों की ज़रूरत नहीं है, पर जो बच्चे रहें वो सॉलिड रहें, पढ़ने वाले रहें और मेहनत करने वाले हों, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। स्टूडेंट्स, आइए एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, पूरी कंसंट्रेशन से पढ़िएगा, पेन और कॉपी को संभाल के रखिएगा अपने सामने, जहां आपको अच्छा लगे वहां नोट कर लीजिएगा। आज दोनों तरह से पढ़ूंगा मैं। नॉमेनक्लेचर की बात करूंगा पहले स्टार्टिंग में, हेलो एल्केन से रिलेटेड में, जो शुरू किया था कल। और आज कन्वर्जन में एक या दो नई मास्टर रिएक्शन देके उस पर होमवर्क आपको दूंगा। और आप लोगों को पता है मैं होमवर्क चेक करता हूँ, पूछता हूँ, तो आप उसी पुरानी सीरीज से जुड़ जाइएगा। थैंक यू बच्चों, आप लोग आए हैं और हमें सहयोग कर रहे हैं आपके पढ़ाने में। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। कल हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड का सिंबल पढ़ा था, RX होता है। आपको समझाया था कि नॉमेनक्लेचर के देने में इनको हैलाइड के नंबर के आधार पर आप लोग 3 जगह डिवाइड कर लिए थे, मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड और पॉलीहैलाइड। और बच्चों, इस मोनोहैलाइड के नेमिंग में, जनरल नेमिंग में आपने बोला था कि सर आप बोलेंगे इसको जनरल नेमिंग में एल्काइल हैलाइड, और सर IUPAC में बोलेंगे हेलो एल्केन। एक बात और बोली गई थी कि ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है बेटा, ध्यान रखना, ये हमेशा सब्स्टिट्यूट की तरह ही बोला जाएगा। हमारे ऑर्गेनिक में ऐसे कई ग्रुप हैं जो हमेशा सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में ही बोले जाते हैं। उनमें से एल्काइल हैलाइड का हैलाइड एक ऐसा ही है, सब्स्टिट्यूट ही रहेगा ये हमेशा, कभी फंक्शनल ग्रुप की तरह रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है। अब उस नॉमेनक्लेचर के व्यू में मैंने कहा था कि हम कुछ नॉमेनक्लेचर अपने जनरल सिस्टम में आपको सिखाऊंगा, तो कुछ नेचर के आधार पर नेमिंग दी जाएगी, फिर उसमें कुछ फॉर्म के बेस पर नेमिंग दी जाएगी। नेचर के बेस पर कल मैंने समझाया था आपको बच्चों कि नेचर के बेस पर हमारा एल्काइल हैलाइड 3 प्रकार का संभव है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्सरी हैलाइड। स्टूडेंट्स, इनको हम आज नॉमेनक्लेचर में इन्वॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टेड है बेटा, कुछ अच्छी चीज़ें आपको समझाऊंगा मैं और आपको उसमें इंटरेस्ट भी आएगा।
एक नई जानकारी भी आपको दूंगा मैं नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड, पर उसमें हमें एक नेमिंग फॉर्म के बेस पर और देनी है। तो जब हम नेमिंग फॉर्म के बेस पर देंगे, जैसे आप तो जानते हैं कि हमारे हाइड्रोकार्बन में जब हम थे 11th में, तो नेमिंग में जब फॉर्म के बेस पर नेमिंग देते थे, फॉर्म के बेसिस पर, फॉर्म के आधार पर, अवस्थाओं के आधार पर जब नाम देते थे, तो 3 तरह के फॉर्म सामने आए थे, जिनमें से एक था नॉर्मल फॉर्म बच्चों, दूसरा था आइसोफॉर्म, ये सब जानते हैं आप लोग, और तीसरा मैंने बोला था कि एक होता है नियोफॉर्म। फॉर्म के बेस पर भी 3 प्रकार के फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म, आइसोफॉर्म और स्टूडेंट्स नियोफॉर्म, आपका पढ़ा हुआ है। इन फॉर्म को हम एल्काइल हैलाइड के नॉमेनक्लेचर में भी इन्वॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट हो जाएगा मोनोहैलाइड के नॉमेनक्लेचर में, और आप उनका नाम देने लगेंगे। मैं पहले आपको नॉमेनक्लेचर कन्वर्जन के लिए थोड़ा थोड़ा सिखाता हूँ, जिससे कन्वर्जन का काम होने लगे। तो जब चैप्टर में आते हैं तो उसी नॉमेनक्लेचर को थोड़ा सा हमें डीपली पढ़ना होता है, क्योंकि स्टूडेंट विश्वास करो आप हमारा, जब आप NCERT की बुक खोलेंगे तो शुरुआत में हर चैप्टर में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनके वो नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड ही होंगे। दूसरी बात, नॉमेनक्लेचर को सीखना बहुत ज़रूरी है। मिसिंग प्रोडक्ट जब वो पूछते हैं, या आप ऑर्गेनिक का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं, या व्हाट हैपेंस का जवाब दे रहे होते हैं, क्या होता है जबकि का रिएक्शन आप जानते हैं, और प्रोडक्ट का नाम नहीं जानते हैं, या प्रोडक्ट का नाम उस अंदाज में नहीं जानते हैं, जैसे अलग अलग है, जनरल नेम है, IPC नेम से है, कॉमन नेम है, तो बेटा वो सब हमें जानना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब मैं फॉर्म से रिलेटेड करके आपको पहले एल्केन से शुरू करता हूँ, जल्दी बता देता हूँ, और फिर हैलाइड के लिए भी तैयार हो जाता हूँ। तो देखें, आप सबको ये नॉलेज है। ये फॉर्म नॉमेनक्लेचर को देते समय हमारे स्ट्रक्चर में अगर कोई स्पेशलाइजेशन है, अगर कंपाउंड के स्ट्रक्चर में कुछ अलग से स्पेशलाइजेशन है, तब उनको यूज किया जाता है। और वो 3 फॉर्म है, पहला है नॉर्मल फॉर्म, दूसरा है आइसोफॉर्म, और तीसरा है नियोफॉर्म। तो स्टूडेंट्स, नॉर्मल फॉर्म में जल्दी बता दूंगा आपको। अगर कोई एल्केन ऐसा है कि उस एल्केन के सारे कार्बन एक सीधी श्रृंखला में है, कोई साइड चेन नहीं है, तो हमारे एल्केन की ऐसी अवस्था नॉर्मल फॉर्म कही जाती। एल्केन से स्टार्ट होके हम आपको एल्काइल हैलाइड वाला भी बताएंगे, सिंपल है पर सीखना सब पड़ेगा आपको। तो अगर कोई एल्केन ऐसा हो कि सारे कार्बन एक सीधी श्रृंखला में हो, कोई साइड चेन ना हो, तो बच्चों हमारे एल्केन के ऐसे फॉर्म को हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। स्टूडेंट्स, सर इन फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ती है? बच्चों, इन फॉर्म की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब हम नॉमेनक्लेचर कर रहे होते हैं तो इस सिस्टम के नॉमेनक्लेचर से वो बिना स्ट्रक्चर बनाए नॉर्मल फॉर्म में, आइसो फॉर्म में, नियो फॉर्म में लिख तो देते हैं बिना स्ट्रक्चर बनाए, और फिर आपसे IPC नेम पूछना चाहते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम में हमें फॉर्म जानना जरूरी है। तो नॉर्मल फॉर्म एल्केन के पर्पज में अगर सारे कार्बन सीधी श्रृंखला में हैं,
कोई साइड चेन नहीं है, कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं है, तो बच्चों एल्केन की ऐसी अवस्था नॉर्मल फॉर्म कही जाती है। अब ये स्पेशलाइजेशन है फॉर्म का। फॉर्म में नाम देना कंपाउंड की स्ट्रक्चर का स्पेशलाइजेशन है। अब ये स्पेशलाइजेशन कब स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा? वो जहां से स्टार्ट होगा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अगर उस एल्केन के नाम देने में बिना स्पेशलाइजेशन के किसी दूसरे स्ट्रक्चर की संभावना ना हो तो हम ये स्पेशलाइजेशन, ये अवस्थाएं नॉर्मल फॉर्म, आइसोफॉर्म, नियोफॉर्म यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसके कंपाउंड के नेमिंग देने में स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत हो तो फिर बेटा हमें फॉर्म की चर्चा करनी होगी। आइए इस बात को ऐसे समझिए। इंटरेस्टेड है आप गौर से देखें। मैंने कहा था बच्चों कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, इस पर आज काम करिएगा। देखिए हमारी ऑर्गेनिक में हम लोग कई नेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेस पर देते रहते हैं। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की नोमेनक्लेचर शुरुआत में मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेस पर देने के आदी थे। अब हुआ क्या था कि जब कंपाउंडों की संख्या कम थी ऑर्गेनिक में तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले नाम चलते रहे, कोई व्यवधान नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन फिर धीरे धीरे जब कंपाउंड की यौगिकों की संख्या बढ़ती गई तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला पर आधारित नाम स्ट्रक्चर को सही तरीके से निरूपित नहीं करता था। उनमें एक से अधिक संरचनाओं की संभावना होती थी। तब आवश्यकता पड़ी आईयूबीसी नेम देने की, फॉर्म पर आधारित नाम देने की। जैसे एल्केन जो हम नाम बोलते हैं, जैसे हम CH4 एक कार्बन के एल्केन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है मीथेन बोलते हैं। ये मीथेन नेम मॉलिक्यूलर फार्मूला पर बेस होता है बेटा, CH4 पर बेस होता है जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन इस CH4 के मॉलिक्यूलर फार्मूला में एल्केन के किसी दूसरे स्ट्रक्चर होने की कोई संभावना नहीं होती है। तो यही मॉलिक्यूलर फार्मूला पर आधारित नाम चल गया और हम मीथेन कह के आगे बढ़ लिए। ठीक ऐसे दूसरा देखें आप, 2 कार्बन के एल्केन में मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 होता है। आप विश्वास करें C2H6 को बोलते हैं हम लोग ईथेन। ये जो ईथेन नाम देते हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूला पर आधारित नाम होता है। MF मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन अच्छा ये है कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, इस पर आधारित नाम जो मॉलिक्यूलर फार्मूला पर आधारित नाम एल्केन है वो चल गया। अगर इसकी संरचना बनाए तो संरचना कांस्टेंट है। आप 2 कार्बन का एल्केन कभी बना के देखिए, हमेशा ऐसा ही बनेगा। इस CH3 को ऊपर भी कर दें, चाहे आगे भी लगा दें, तब भी वो वही का वही रहेगा। दूसरी संरचना नहीं बनती है। तो यही नाम जो मॉलिक्यूलर फार्मूला पर आधारित था संरचना में भी वही नाम चल गया। मेरी बात को समझा जाए बच्चों। मॉलिक्यूलर फार्मूला पर आधारित नाम शुरुआत में दिए जाते थे क्योंकि उन कंपाउंड उस समय यौगिकों की संख्या बहुत अधिक नहीं होती थी। स्टूडेंट्स, मंजीत कुमार जी गुड इवनिंग बेटा। आप लोग जल्दी आया करो, टॉपिक से मैं बात कर रहा हूँ। ध्यान दें, ईथेन मॉलिक्यूलर फार्मूला पर आधारित नाम था, स्ट्रक्चर एक ही बना, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी। आइए और देखिए, प्रोपेन की बात करें। 3 कार्बन के एल्केन में प्रोपेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है
वो होता है C3H8, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन। तो बच्चों अगर इसकी आप संरचनाएं बनाएं, कितनी भी कोशिश कर लें आप, इसमें एक संरचना केवल ये बनेगी। अगर आप इस C3 को ऊपर भी कर दें, जो आपको भ्रम में डाल रही है, ऐसा करने पर भी ये तीनों कार्बन की सीधी ही श्रृंखला है। अर्थात C3H8 जो नाम दिया गया था प्रोपेन, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर आधारित था, ये भी अपना स्ट्रक्चर कांस्टेंट रखता है। इन संरचनाओं के अलावा दूसरी कोई संरचना नहीं बना पाता है वो। इस कारण से यहाँ भी नाम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर आधारित जो था, जो प्रोपेन था, वो चल गया। बच्चों ये दोनों संरचनाएं अलग अलग नहीं हैं। यहाँ भी तीनों कार्बन एक सीधी श्रृंखला में है, यहाँ भी तीनों कार्बन सीधी श्रृंखला में है। ये साइड चेन नहीं है। जब आप छोटे थे, हम पढ़ाया करते थे, कक्षा 11th में थे, तो ये बात हम बताया करते थे कि ऊपर लिख देने से साइड चेन नहीं माना जाता। बड़ा अच्छा तरीका है इसका, किसी भी टर्मिनल कार्बन से स्टार्ट हो जाए, आगे बढ़ते जाएं, फिंगर कर्व चाहे जितनी ले लें, पर फिंगर जंप ना करें। अगर सारे कार्बन इस तरह के सिस्टम में आ रहे हैं तो चाहे जैसे लिखे हों बच्चों, उनको हम स्ट्रेट चेन में मानते हैं। कहने का ऐसा ये है कि शुरुआत में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कम कंपाउंड होते थे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पर आधारित नाम चल जाते थे। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला पर आधारित ये नाम दूसरी संरचना के निर्माण में नया संरचना नहीं बना पाते थे। कांस्टेंट संरचना होती थी तो वो नाम चलने लगा था। लेकिन जब एल्केन की संख्या बढ़ती गई या उनके यौगिकों की संख्या बढ़ती गई तो फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला पर आधारित नाम देने में असुविधा आने लगी। एक से अधिक संरचना होने पर हमने IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल पढ़े हैं, वो माने हैं, और उसी सिस्टम में कुछ लोगों ने फॉर्म पर आधारित नाम दे दिए गए हैं, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे आप देखें, 4 कार्बन के एल्केन में मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H10। बच्चों आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, जल्दी समझ जाते हैं, और यहाँ थोड़ा सा अधिक जरूरत भी नहीं है। जो आप ब्यूटेन बोलते हो, बिलीव करिएगा मेरा, आज वो ब्यूटेन नाम आप किसी स्ट्रक्चर का नहीं देते, एल्केन की किसी स्ट्रक्चर का नहीं देते, वो नाम आप बोलते हो C4H10 का। आपके सामने से कई प्रश्न आएंगे बच्चों, प्रश्नकर्ता बोलेंगे एक ब्यूटेन है, तो बेटा ये मत समझ बैठना कि ब्यूटेन ऐसा वाला है या उसकी संरचना क्लियर हो गई है, नहीं, वो सिर्फ C4H10 को निरूपित करता है। अब बच्चों वो बात अलग है कि उसके इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में उसकी संरचना अगर कांस्टेंट हो जाती है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर इसकी संरचना कांस्टेंट नहीं होती है तो फिर हमें IUPAC के नियम पर आधारित या जो फॉर्म हम समझ रहे हैं उन पर आधारित हम उसके नाम को बुलाना होगा C4H10। अब देखें, इसमें ब्यूटेन नाम किसी संरचना का नहीं है, ब्यूटेन नाम मॉलिक्यूलर फार्मूला का है, और इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में बच्चों 2 संभावनाएं हैं। देखिए आप, एक संभावना ये है कि चारों के चारों कार्बन सीधी श्रृंखला में रहें, और दूसरी संभावना ये है कि 3 कार्बन तो रहेंगे सीधी श्रृंखला में और एक कार्बन को हम साइड चेन बना दें। बच्चों आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि ब्यूटेन जो नाम हम लोग देते हैं वो इनका नाम नहीं देते हैं,
ये मॉलिक्यूलर फार्मूला पर आधारित नाम होता है ब्यूटेन। प्रोपेन में, ईथेन में, मीथेन में दूसरी कोई संभावना नहीं बनी तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पर आधारित नाम चल गया, लेकिन ब्यूटेन से परेशानी होने लगेगी। आज आपसे कह दूं, ब्यूटेन कहने पर यह समझा करो कि या तो वो ये कंपाउंड है या ये कंपाउंड है, दोनों में से कोई भी है, क्योंकि वो नाम ब्यूटेन तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पर आधारित है। अक्षर फिर इनका नाम क्या होगा? जो मॉलिक्यूलर फार्मूला पर आधारित नाम की कंफ्यूजन मिटा दे। तो बच्चों इसी के लिए हमें फॉर्म पढ़ने होते हैं। जैसे आईयूपीएसी में हम देते हैं तो आप इसको बोलते हैं, सबको पता है, 2 मिथाइल प्रोपेन। आईयूपीएसी से तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर एकदम क्लियर हो जाता है, जो उन्होंने नियम बनाए हैं। और हम उसको ब्यूटेन अभी तक बोलते थे बच्चों। अब हमने भी हाल बताया कि ब्यूटेन तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला पर आधारित नाम है, फिर संरचना को आप कैसे डिसाइड करोगे? तो बात वही है बेटा, इसीलिए हमें फॉर्म पढ़ने पड़ते हैं। अब आप इस ब्यूटेन को देखो, इसकी बात में भी आगे करेंगे। इस ब्यूटेन को देखो, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में ये ब्यूटेन ऐसा ब्यूटेन है जिसके चारों कार्बन एक सीधी श्रृंखला में है। हमें स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला में 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बनने की संभावना है। तो हम यहीं से इस स्पेशलाइजेशन को इस्तेमाल करने लगेंगे और वो फॉर्म में हम यूज करेंगे, और जो हम बैड यूज करेंगे बच्चों वो फॉर्म होगा नॉर्मल फॉर्म। अर्थात ये क्या है फॉर्म में वो बात हो जाएगी, लेकिन ये नॉर्मल फॉर्म में है, अर्थात इसको हम बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। यानी आज से ऐसे ब्यूटेन को या ऐसे एल्केन को जिनके चारों कार्बन या जिनके सभी कार्बन एक सीधी श्रृंखला में हो, हम उनको नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। बच्चों मेरी इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि स्पेशलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। बच्चों आप जो नाम बोलते थे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला पर आधारित थे, वो नाम संरचना पर आधारित था ही नहीं। जब यौगिकों की संख्या बढ़ती गई, स्ट्रक्चर उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में कांस्टेंट नहीं रह पाया, तब हमें आईयूपीएसी से नाम देना पड़ा। फॉर्म भी डेवलप किए गए, उन पर नाम देना पड़ेगा। इसलिए हमें इस स्पेशलाइजेशन को सीखना होगा। एल्केन में स्टार्ट किया है, जस्ट रिलेशन भी एल्केनाइड से दूंगा। क्या आप हमारी इस बात को भली भांति समझ पाए हैं? मैं जवाब चाहूँगा अपने बच्चों का, जल्दी बताएं बेटा, फिर हम आगे बढ़ें। स्टूडेंट्स, बच्चों से भी कमेंट करें। जानवी श्रीवास्तव ने कमेंट किया है, बेटिया छोटी सी चीज़ है, आप लोग पढ़े हैं पहले से, पर यहाँ से ध्यान दिया जाए कि हम लोग जो एल्केन के सिंपल नाम देते थे वो मॉलिक्यूलर फार्मूला पर आधारित होते थे। सही बच्चों जवाब दें। क्या सब लोग सो रहे हैं क्या? कृतिका सिंह बेटा बहुत अच्छे पढ़ने में है आप, मेंटेन करें। आप अच्छी बिटिया है, मैंने आपकी शक्ल नहीं देखी है, लेकिन आपके आंसर, आपका जो मैनर्स है बड़ा प्यारा लगता है बेटा, वेरी गुड। आइए अब देखिए, आप एक बात और है आपसे, आप जब इसको पढ़े तो कभी एन ब्यूटेन नहीं बोला करो, गंदा लगता है। बोला जाता है नॉर्मल ब्यूटेन, रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से। एन ब्यूटेन कभी ना बोले। मैं अपने बच्चों से निवेदन करता हूँ, अच्छा सीखे कुछ, एन कभी ना बोले, नॉर्मल बोले। नॉर्मल का सिंबल है, हम बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। अब देखिए आप, इस नॉर्मल ब्यूटेन में आपको कल नेचर समझाया था हमने, तेजी से समझ लो। इस कार्बन का नेचर प्राइमरी है, इसका सेकेंडरी है, इसका सेकेंडरी है, इसका प्राइमरी है। आप ये बात जानते हैं। अब देखिए, अगर इसी नॉर्मल फॉर्म में हम और भी कंपाउंड लिखें,
एल्केन में आप समझ जाएंगे। CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन है। C5H12 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। इस C5H12 को बोलते हैं हम लोग पेंटेन, 5 कार्बन के एल्केन को। C5H12 पेंटेन है। पेंटेन नाम तो C5H12 का है। संरचना कांस्टेंट नहीं होगी, संरचना और भी बन जाएंगी, वो अलग बात है। लेकिन सर हमारे सामने जो आपने संरचना दी है उसमें तो सभी कार्बन एक सीधी श्रृंखला में है। तो आप स्पेशलाइजेशन यूज करें और नॉर्मल वर्ड यूज करें और बोले नॉर्मल पेंटेन। बच्चों लोगों, आप तेजी से समझ गए होंगे। नेचर देख ले कार्बन का, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। बच्चों कुछ बातें आप गौर कर रहे हैं। पहली बात, एल्केन में नॉर्मल फॉर्म में एल्केन होने के लिए कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? जवाब दें। एल्केन को नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? इस बात का जवाब दिया जाए बच्चों। यदि कोई एल्केन नॉर्मल फॉर्म में बोलने लायक हो तो वो शुरुआत कम से कम कितने कार्बन से होगी? यस पासित जी, बहुत सही जवाब है सर, 4 कार्बन कम से कम होने चाहिए। ठीक है। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन में तो बेटा जरूरत ही नहीं है, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में दूसरे स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है। सही जवाब है। दूसरी बात मैं और बता देता हूँ। आपने ब्यूटेन में देखा, पेंटेन में देखा, छोटी छोटी बातें। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। तो बच्चों लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो मेरे साथ ही सीख जाते हैं। मैं ये कहने जा रहा हूं कि हमारे हर नॉर्मल एल्केन में केवल 2 ही प्रकार के कार्बन होते हैं। हमारे हर नॉर्मल एल्केन में 2 ही नेचर के, 2 ही प्रकार के नेचर के कार्बन होते हैं, जिनमें से कार्बन प्राइमरी होता है और कार्बन सेकेंडरी होता है। आप ये बात समझ गए हैं? देखिए, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। ब्यूटेन में भी प्राइमरी कार्बन थे और सेकेंडरी कार्बन थे। यानी हर नॉर्मल एल्केन में 2 ही प्रकार के कार्बन संभव हैं, प्राइमरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? सहमत होंगे, मुझे पता है, ये चीज़ आप जानते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है। आप कोई भी नॉर्मल एल्केन लिख के देखें, कोई भी लिख के देख लें। अगर आप किसी भी नॉर्मल एल्केन को लिख के देखें तो उस नॉर्मल एल्केन में जब लिखेंगे तो बच्चों इंटरेस्टेड पॉइंट है, चाहे जौन सा नॉर्मल एल्केन लिख लें आप, इन प्राइमरी कार्बन की संख्या हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कहने का तात्पर्य ये है, हर नॉर्मल एल्केन में 2 ही प्रकार के कार्बन होते हैं, प्राइमरी नेचर के और सेकेंडरी नेचर के। प्राइमरी कार्बन की संख्या हर नॉर्मल एल्केन में कांस्टेंट होती है और वो संख्या केवल 2 होती है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं बच्चों? स्टूडेंट्स, अब दूसरे फॉर्म पर आते हैं। एल्केन से लेते हैं, फिर हैलाइड में रिलेशन देते हैं, तो हम फिर अच्छे नाम दे सकेंगे हैलाइड के लिए और तेजी से नए नए क्वेश्चन रख के उनके नॉमेनक्लेचर आपसे कराते हैं। देखिए, ऑनलाइन क्लास में एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग,
जो बच्चे केवल सीखने आएंगे उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा। ये ऑफलाइन की क्लास नहीं है मेरे बच्चों कि हम आपको बार बार समझा पाएँ। सब कुछ आमने सामने नहीं हो रहा है, तो आपको ध्यान देना होगा। अगर आप पढ़ने के प्रति लापरवाह नहीं हैं तब आप अच्छे से सीख पाएंगे बेटा। आइए, आई से फॉर्म यहां से कहा गया। कोई एल्केन ऐसा हो कि उसमें कोई भी एल्केन ऐसा हो कि उसमें दूसरे कार्बन पर, यह बात हमने आपको लिखाई थी 11th में, कोई ऐसा एल्केन जिसमें दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल सब्स्टिट्यूट हो। फिर से बोलूं, आइसोफॉर्म ऐसा एल्केन जिसमें दूसरे कार्बन पर, और कहीं नहीं मेरे बेटा, केवल दूसरे कार्बन पर एक वो भी एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल सब्स्टिट्यूट हो, तो क्या आइसोफॉर्म होगा? कृतिका सिंह जवाब दीजिए, आदित्य जवाब दीजिए। मैंने सेंटेंस इतना ही बोला है कि दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल सब्स्टिट्यूट हो, एक ही मिथाइल सब्स्टिट्यूट हो, केवल दूसरे कार्बन पर हो, तो क्या आइसोफॉर्म होगा? जानवी श्रीवास्तव ने जवाब दिया नहीं। बिटिया समझ गई हो? सर और भी देखना होगा हमें कुछ। गुड सर, ये तो हो ही, ये तो होना ही चाहिए कि दूसरे कार्बन पर एक ही मिथाइल सब्स्टिट्यूट हो। और आगे की बात भी है कि आगे के बचे हुए सभी रेस्ट कार्बन, आगे के रेस्ट कार्बन एक सीधी श्रृंखला में हो। बीच में अगर कहीं सिस्टम बिगड़ गया तो आप जानते हो फिर आइसोफॉर्म नहीं हो पाता। यानी बात पूरी बोली जाए कि दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल सब्स्टिट्यूट हो, फिर बाकी के बचे सभी कार्बन एक सीधी श्रृंखला में हो, जितने भी हो, तो फिर एल्केन की ऐसी अवस्था को आप आइसोफॉर्म कहते हैं। हम लोग जल्दबाजी में दूसरे कार्बन का मिथाइल सब्स्टिट्यूट तो देख लेते हैं और आगे की कंडीशन नहीं देखते हैं, तो गलती कर बैठते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी बात समझ पाए हैं क्या कि दूसरे कार्बन पर, रीना यादव जी बिटिया गौर से देखें, दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल सब्स्टिट्यूट हो, आगे के बचे सभी कार्बन एक सीधी श्रृंखला में हो, तो आइसोफॉर्म होगा। और दूसरी इंटरेस्टेड बात कि जब आइसोफॉर्म में कंपाउंड हो और मैं नाम देना हो, ये फॉर्म वाले नाम है, तो फिर हमें एक बात और ध्यान रखनी होती है कि नाम देते समय सभी कार्बनों को गिनते हैं, काउंट करते हैं। जैसे 4 कार्बन के उस ब्यूटेन के स्ट्रक्चर में 2 संभावनाएं आई थी, जिनमें से एक नॉर्मल फॉर्म वाली थी और दूसरी ये थी। तो आप देख लें, ये आइसोफॉर्म है। दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल सब्स्टिट्यूट है, बाकी की सभी कार्बन सीधी श्रृंखला में है। श्योर हो गए आप लोग कि ये आइसोफॉर्म है। फिर नाम दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सारे कार्बनों को गिनना होता है। 1 2 3 4, आइसो लिखे, ब्यूटेन लिखे, यानी ब्यूटेन में, ब्यूटेन तो C4H10 का नाम होता है, लेकिन ब्यूटेन की जब 2 अलग अलग संरचनाएं बन रही होती हैं तो हमें स्पेशलाइजेशन यूज करना पड़ा। पहले को नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरे को बोला गया है आइसो ब्यूटेन। आपसे एक बार फिर निवेदन है कि आइसोफॉर्म में पूरी चीज़ें देखी जाएं बच्चों लोगों, कि दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल सब्स्टिट्यूट हो, बाकी के बचे
जो सभी कार्बन हो, जो रेस्ट कार्बन हो, वो एक सीधी श्रृंखला में, एक सीधे श्रृंखला में हो, तभी हम आइसोफॉर्म कहेंगे, अन्यथा हम आइसोफॉर्म नहीं कह पाएंगे। ये आइसोब्यूटेन हुआ। आप समझ लें, पुराना याद दिला दूं। अगर आइसोब्यूटेन और देखें आप पहले, 4 कार्बन का आइसोब्यूटेन हो गया, 5 कार्बन में आए, 3 4 5, 1 2 3 4 5 आइसोफॉर्म है, बिल्कुल है सर। दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल सब्स्टिट्यूट है, बाकी के बचे सभी कार्बन सीधी श्रृंखला में हैं। सर आइसोफॉर्म है, सारे कार्बनों को काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5, नाम आ जाएगा आइसोपेंटेन। स्टूडेंट्स मन विचलित ना करें, इधर उधर दिमाग ना बटाएं और आइसोफॉर्म की इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करें। दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल सब्स्टिट्यूट, बाकी के बचे सभी कार्बन एक सीधी श्रृंखला में हो तो फॉर्म आइसोफॉर्म होगा। इस बात को दिमाग में भर लें। दूसरी बात, आपने भी हाल बोला था कि सर नॉर्मल फॉर्म में एल्केन होने के लिए कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए। ठीक इसी तरह में और जवाब दें, आइसो एल्केन होने के लिए एल्केन में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? एल्केन में, आइसो एल्केन होने के लिए उस एल्केन में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? बेटा अतुल सिंह अच्छे से पढ़ो, कृतिका सिंह का जवाब सही आया। मनोज कुमार बेटा ध्यान दो, प्रश्न को समझे पहले। आइसो एल्केन होने के लिए हमारे उस एल्केन में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? अब आप समझे और सही जवाब दे रहे हैं, पहले आप गलत जवाब दे रहे थे बच्चों। 4 कार्बन होने चाहिए आइसो एल्केन होने के लिए, कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए। देखिए आपके सामने तो लिखा है, आइसोब्यूटेन यहाँ से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4 कार्बन। तो जैसे किसी एल्केन को नॉर्मल होने के लिए कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए, ठीक उसी प्रकार आइसो एल्केन होने के लिए भी कंपाउंड में कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए। दूसरा चरित्र देखें, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें जरा। जहाँ नॉर्मल फॉर्म में मैंने कहा था कि उसमें 2 ही प्रकार के कार्बन होते हैं, प्राइमरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन ही होते हैं। लेकिन अगर हम इस आइसो एल्केन को देखें, मैं दोबारा लिख रहा हूं, लेकिन अगर हम आइसो एल्केन को देखें तो देखें आप जरा, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, और ये कार्बन टर्शरी है। गौर से देखिएगा, ये आप कल सीखे हैं, प्राइमरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और फिर प्राइमरी कार्बन। कहने का क्या अर्थ है? कहने का अर्थ है आप स्ट्रक्चर देखें और खुद डिसीजन लें। पहली बात तो यह कांस्टेंट है कि हर आइसो एल्केन में प्राइमरी कार्बन की संख्या कांस्टेंट होती है। स्टूडेंट्स, क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं कि हर आइसो एल्केन में प्राइमरी कार्बन की संख्या कांस्टेंट होती है? अगर आप सहमत हैं तो बताएं वो संख्या कितनी है? विकास पाल जी, आप सहमत हैं तो बताएं वो संख्या कितनी है? यस जानवी जी बिटिया, 3।
हर प्राइमरी कार्बन की संख्या हर आइसोफॉर्म में प्राइमरी कार्बन की संख्या कांस्टेंट होती है और वो संख्या 3 होती है। वेरी गुड, यस यस मनोज कुमार, बिल्कुल आदित्य, आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं पर टॉपिक में इम्प्रूव लाती हैं। आप इनके प्रश्नों से उलझ नहीं पाएंगे, आप अच्छे से सीख जाएंगे, इसलिए प्रश्न करता हूँ। दूसरा प्रश्न कर रहा हूँ मैं, हर आइसोएल्केन में टर्सरी कार्बन होते हैं। हर आइसोएल्केन में टर्सरी कार्बन होते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यस आदित्य जी, अब जवाब बढ़िया दिए हैं, वेरी गुड मेरे बच्चों, आपने संख्या भी लिख दी है। अब मैं समझ गया हूँ कि अब आप यहाँ वहाँ नहीं देख रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, बस यही चाहिए हमको। यस 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 मनोज जी, हर आइसोएल्केन में टर्सरी कार्बन की संख्या कांस्टेंट होती है और वो संख्या केवल 1 होती है। वेरी गुड मेरे बच्चों, आप अब ये समझ गए हैं। तो क्या मेरे एक ऐसे प्रश्न का जवाब दोगे जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं? सिंपल सा प्रश्न है, अभी हाल आपको जवाब देना है। दो बढ़िया सेंटेंस है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप में उत्तेजना पैदा कर देंगे वो, आप ढंग से समझिएगा। मैं हिंदी में चाहो तो हिंदी में लिख दूंगा। प्रश्न ट्रू और फॉल्स का है, सत्य और असत्य का है। प्रश्न ये है कि क्या हर आइसोएल्केन में हर आइसोएल्केन में, गौर से सुनिएगा, क्या हर आइसोएल्केन में सेकेंडरी कार्बन होते हैं? यह सर का जवाब है। क्या हर आइसोएल्केन में सेकेंडरी कार्बन होते हैं? सत्य और असत्य में ना दे के यस और नो में दे दें। क्या हर आइसोएल्केन में सेकेंडरी कार्बन होते हैं? यस और नो में जवाब दे दें। कृतिका सिंह, क्या बोला है बिटिया आपने? क्या हर आइसोएल्केन में सेकेंडरी कार्बन होते हैं? क्या हर आइसोएल्केन में सेकेंडरी कार्बन होते हैं? जवाब चाहिए हमको। ममता जी ने बड़ी अच्छा जवाब दिया है, सर नहीं होते। मेरे ख्याल से कृतिका ने भी यही जवाब दिया था, पर मैंने ध्यान नहीं दे पाया। नहीं होते, हर आइसोएल्केन में नहीं होते हैं। और जिसमें नहीं होते हैं सेकेंडरी कार्बन, अगला प्रश्न है, अगर नहीं होते हैं, अगर नहीं होते हैं तो वो कौन सा एल्केन है जिसमें नहीं होते? तो वो कौन सा एल्केन है जिसमें नहीं होते हैं? सरल सा प्रश्न है, आप दे देंगे। कौन सा ऐसा आइसोएल्केन है? यस बच्चों, वेरी गुड मनोज,
यस बेस, बहुत तेजी से जवाब आ रहा, सरल क्वेश्चन था। वेरी गुड मेरे बच्चों, बढ़िया जवाब दिया है, आप मेरी बात को समझ गए हैं। अगर हमारे एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए, उस आइसोएल्केन का नाम दीजिए जिसमें सेकेंडरी कार्बन ना होता हो। वेरी गुड बच्चों, आपका जवाब सबका एक साथ बहुत सुंदर जवाब है। सिंपल प्रश्न था कि वो आइसोब्यूटेन है जिसमें सेकेंडरी कार्बन नहीं होता। आगे बढ़े बच्चों, अभी तो हम एल्केन के लिए सिखा रहे थे आपको ये चीज, नया फॉर्म बढ़ के फिर हाइलाइट में आ जाए हम। तो देखें, ढंग से देखें। पहले नॉर्मल फॉर्म सीखा एल्केन के लिए, फिर आइसो फॉर्म सीखा एल्केन के लिए, अब तीसरा फॉर्म नियो फॉर्म पर आ रहे हैं। तो हमारे नियो फॉर्म में आप तेजी से समझिएगा, अगर दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूट हो और कहीं नहीं, कौन से कार्बन पर? दूसरे कार्बन पर कितने मिथाइल सब्स्टिट्यूट हो? 2। बाकी के, हाँ आप लोग जवाब दे के तुरंत खुश हो जाते हैं कि सर हाँ हो गया नियो फॉर्म। नहीं मेरे बेटा, और इसके बाद आगे की बची हुई श्रृंखला, आगे के बचे हुए कार्बन एक सीधी श्रृंखला में हो तो एल्केन की ऐसी अवस्था नियो फॉर्म कही जाएगी। अगर दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूट हो, आगे के बचे सभी कार्बन एक सीधी श्रृंखला में हो, तो ऐसी जो अवस्था होगी वो अवस्था हमारी आइसो अवस्था कही जाएगी। यस जानवी बिटिया, क्या बोला है जानवी ने कि 2 कार्बन 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूट एंड चेन। दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूट हो, बाकी के कार्बन सीधी श्रृंखला में हो, तो आप उसको नियो फॉर्म कहेंगे। तो जब इन सारी कंडीशनों को फॉलो करेंगे तो जो स्ट्रक्चर सामने आएगा जिसमें कम से कम कार्बन होंगे उसकी शुरुआत यहीं से होती है मेरे बच्चों। देखें, दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूट है, एक ये, बाकी के सभी कार्बन सीधी श्रृंखला में है, तो ये नियो फॉर्म होगा। यहाँ भी नाम देते समय सभी कार्बनों को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, कंपाउंड का नाम होगा नियोपेंटेन। यहाँ भी प्राइमरी कार्बन की संख्या कांस्टेंट है, 1 2 3 4। क्या और देख लें, पहले नियोपेंटेन हो गया। दूसरा देखिए, नियोहेक्सेन बनाना है, 4 कार्बन 5 कार्बन 6वां कार्बन, दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूट हैं, 2 ये हैं, बाकी की सभी रेस्ट कार्बन स्टेट चेन में हैं, नियो फॉर्म के लायक है तो नाम दिया जाए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूट हैं, बाकी सभी चेन स्टेट में है, टोटल हमारे 6 कार्बन हैं, नाम हो जाएगा नियोहेक्सेन। ये 3 प्रकार के एल्केन के फॉर्म हैं जो आपको समझने होंगे। और यहाँ भी प्राइमरी कार्बन की संख्या कांस्टेंट है, हर नियो एल्केन में 4 प्राइमरी कार्बन होते हैं, 1 2 3 4। ये नियो फॉर्म है, इसको भी आप सीखे थे। एक हल्का सा प्रश्न है, मैं 5 मिनट और लूँगा अभी। आपके फिजिक्स वाले सर आ गए हैं पर 5 मिनट और लेना चाह रहे हैं, मुझे हाइलाइट में रिलेशन देना है जल्दी से। एक हल्का सा प्रश्न है, क्या मेरे बच्चों ये बता पाओगे
ऐसा कौन सा कार्बन है, ऐसा कौन सा कार्बन है या उस कार्बन का कौन सा नेचर है जो नियो फॉर्म में नहीं पाया जाता है? वो कौन से कार्बन का नेचर है जो नियो फॉर्म में कभी नहीं पाया जाता है? वेरी गुड कृतिका सर, वो टर्शरी कार्बन है। करेक्ट आंसर है बेटा, बहुत जल्दी जवाब दिया है। ये क्वाटरनरी कार्बन है, ये क्वाटरनरी कार्बन है। टर्शरी कार्बन हमारे नियो फॉर्म में नहीं पाया जा सकता है। तो बेटा हैलाइड में ये चीज़ें हमें इन्वॉल्व करनी है। 3 प्रकार के फॉर्म होते हैं, नॉर्मल फॉर्म, आइसोफॉर्म और नियो फॉर्म। इन तीनों फॉर्म्स में जब हम बात करेंगे तो तीनों फॉर्म में बात करने के बाद हमें हैलाइड में ये रिलेशन देना है। तो देखिए समय तो हो रहा है, जल्दी से देख लें। नॉर्मल फॉर्म का हैलाइड होगा तो आपको ये देखना है कार्बन कार्बन के साथ कनेक्टिंग हैलाइड। किनके साथ? कार्बन कार्बन के साथ जो हैलाइड कनेक्ट है, अगर वो स्टेट चेन में है, या तो ये हैलाइड इस कार्बन पर आ जाए या इस पर आ जाए, बीच में कहीं ना आए। मीन्स हैलाइड में नॉर्मल अवस्था होने के लिए अगर हैलाइड सभी कार्बन के साथ सीधी श्रृंखला में है, अर्थात टर्मिनल पॉइंट पर हो, इंटरनल पॉइंट पर ना हो, मीन्स सारे कार्बन के साथ हैलाइड एक सीधी श्रृंखला में है, तो बच्चों ऐसे फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म कहेंगे। समय का अभाव होने के कारण मैं अगली क्लास में, कल क्लास में इनके एग्जाम्पल कराऊंगा। आइसोफॉर्म में वही कंडीशन है, दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल सब्स्टिट्यूट हो, फिर बचे हुए कार्बन के साथ जो आप एल्केन में बोल रहे थे, हैलाइड भी सीधी श्रृंखला में हो, दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल हो, बचे हुए सभी कार्बन हैलाइड के साथ सीधी श्रृंखला में हो, तो अब ऐसे फॉर्म को आइसोफॉर्म कहेंगे। और अब आप नियो फॉर्म को समझ जाएंगे। दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल हो, 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूट हो, आगे के बचे सभी कार्बन हैलाइड के साथ, ये बात स्पेशल है, ध्यान देना होगा, बचे हुए सभी कार्बन हैलाइड के साथ सीधी श्रृंखला में हो, तो ऐसे फॉर्म को नियो फॉर्म कहेंगे। बच्चों इनको मैं समय के अभाव के कारण इनको समझा नहीं पाया हूँ, अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करूँगा। 3 फॉर्म आज आपने पढ़े हैं, नॉर्मल फॉर्म, आइसोफॉर्म और नियो फॉर्म। पीके सर का समय चला जाएगा, इसलिए मैं क्लास इनको देने जा रहा हूँ। आप लोग कहीं ना जाए, इनको नोट करें और स्क्रीनशॉट ले लें आप, और इंतज़ार करें। पीके सर सामने ही है, आपके लिए फिजिक्स लेके आ रहे हैं। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा हमें और डीपली पढ़ना होगा, समय कम ही रहता है, 1 घंटे में सारी चीज़ें डिस्कस नहीं हो पाती हैं। कुछ करूँगा मैं बच्चों अभी आपके लिए। थैंक्स टू ऑल बच्चों। ओके बच्चों।